हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हम सेट नंबर 26 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे होने वाले एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए जो आपको डेली बेसिस पे ये रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और इसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप पूरा देखिए। ओके, चलिए। क्वेश्चन है पहला हमारा आज का कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है 28, 32, 39, 52 और 74। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए, जब भी अगर कोई संख्या दी हुई है और अगर वो पास पास में, जैसे 28 है, 32 है, 39 है, 52 है, 74 है, ये एक दूसरे से आसपास है, तो उसका हम डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो आप 28 से अगर 32 का डिफरेंस निकालो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 32 से और 39 का डिफरेंस निकालो तो 7 हो गया। 39 से अगर 52 का निकालो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। हाँ 12 और 13 हो गया। अब फिर देखो 52 से अगर 74 का आप डिफरेंस निकालते हो तो देखो कितना हो जाएगा? 52, ये 22 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो आप 4, 7, 13 और 22 इन संख्याओं से हमें ये तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो एक बार अगर हम डिफरेंस निकाल के देख लें तो यहाँ पे 4 और 7 में 3 का डिफरेंस है, 7 और 13 में 6 का डिफरेंस है, 13 और 22 में अगर आप देखो तो 9 का डिफरेंस है, यानी कि 3, 6, 9। तो फिर यहाँ पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम 12 का डिफरेंस यहाँ पे होगा, अगला जो होगा यहाँ पे 12 का होगा तो यहाँ 12 ना होगा। जब यहाँ पे 12 का डिफरेंस अब हो जाएगा, क्योंकि 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, तो हम क्या करेंगे? 22 में 12 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 में 3 ऐड किया 7 हुआ, 7 में 6 ऐड किया 13 हुआ, 13 में 9 ऐड किया दोस्तों तो कितना हुआ? 22 हुआ। तो 22 में 12 ऐड हम अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 22 और 2 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34 हो गया। ओके, यहाँ पे अब देखो आप 28 में 4 ऐड करके 7 बना, 32 में 7 ऐड करके 39 बना, 39 में 13 को ऐड किया तो 52 बना, 52 में 22 को ऐड किया तो 74 बना। अब 74 में 34 को ऐड कर देना है हमें, तो कितना हो जाएगा? तो 74 में 34 को ऐड करो तो 8 और 7 और 3 10, यानी कि कितना हो गया हमारा टोटल? 108। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 108। 108 यहाँ से बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच में वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों के में बीच में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है, उसी तरह ऑप्शन में कौन सा है उसे हमें फाइंड आउट करना है जिस प्रकार लेखक का संबंध कलम से है। अब देखो, लेखक का काम है क्या? लिखना, लेकिन लिखने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? उसे कलम की। ओके, ठीक है, यहाँ पे जरूरत की बात है। तैराक का काम क्या है? तैरना। तैराक का काम होता है तैरना, लेकिन उसे जरूरत किस चीज़ की होगी तैरने के लिए? पानी की। यहाँ पे लेखक की जरूरत को बताया गया है। लेखक की जो जरूरत है वो क्या है? तो कलम है, क्योंकि वो कलम से ही लिखेगा ना जी। तो लेखक की जरूरत यहाँ पे कलम है, तो ऑप्शन ए जो है गलत होगा, क्योंकि तैराक की जरूरत क्या है? पानी तैरने के लिए। ये गलत है। बावर्ची के देखो, बावर्ची का कार्य क्या है? खाना बनाना, लेकिन खाना बनाने के लिए उसे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? फिर आता है कि ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? तो ज़रूरत पड़ेगी ना उसे कढ़ाई की। तो यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बावर्ची को खाना बनाने के लिए कढ़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली, जैसे लेखक को ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए कलम की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
कि शब्द समूहों में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए जो शब्द हैं एक दूसरे से किसी तरह सुसंगत हैं, यानी कि जो सुसंगत हैं उसका चयन कीजिए। जो भी शब्द दिए गए हैं ऑप्शनों में, उनमें से जो 3 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, उसमें जो सुसंगत है उनका चयन करना है। जैसे देखिए दिया हुआ है एलईडी, बल्ब और ट्यूबलाइट। तो एलईडी हुआ या बल्ब हुआ, ये ट्यूबलाइट हुआ, ये तीनों प्रकाश के स्रोत हैं, ये तीनों जो है लाइट देते हैं। एलईडी, बल्ब और ट्यूबलाइट ये तीनों लाइट देते हैं, तो सुसंगत। अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए। पेंसिल, लैपटॉप, गीजर, ये तीनों अलग अलग है। पेंसिल अलग है, लैपटॉप अलग है, गीजर अलग है। एलसीडी टीवी, झाड़ू और हथौड़ा, तीनों में कोई कनेक्शन है? नहीं है। पेचकस, रबड़, मोबाइल फ़ोन, तीनों में कनेक्शन है? नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एलईडी, बल्ब और ट्यूबलाइट, ये तीनों में कनेक्शन है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो लाइट के क्या हैं? लाइट के सोर्स हैं। ये तीनों क्या हैं? तीनों लाइट के सोर्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे ए को जेड कर देना है, ए को 26 और जेड को 1 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है तो उसको छाछठ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस कूट भाषा में लिगल के लिए कूट क्या होगा? लिगल जो दिया हुआ है हमें, आप समझिए, LEGAL लिगल दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि अगर किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है, ये व्यंजन है जी, इसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है, तो इसको क्या कोडबद्ध करेगा? तो इसको छाछठ कोडबद्ध कर दिया। ठीक है, तो जब छाछठ कोडिंग कर दिया तो एक चीज़ आप देखो, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें छाछठ है भी नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। अब वहाँ कह क्या रहा है कि यहाँ पे वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखना है, जो वर्णमाला दी हुई उसे उल्टे क्रम में रखना है। तो एल का अपोजिट आप देखो तो क्या होता है? तो एल का अपोजिट होता है ओ होता है, और ओ का नंबर कितना होता है? तो ओ का नंबर होता है 15। ठीक है, ओ का हो जाएगा 15। ओके, अब देखिए ई का अपोजिट क्या होता है? तो ई का अपोजिट होता है वी, और बी का नंबर कितना होता है? तो 22 बी का नंबर होता है। ओके, ए के अपोजिट की बात करो आप, तो ए का अपोजिट होता है जेड, और जेड को हम सब लोग जानते हैं कितना होता है? तो 26 होता है। तो ए का हो गया 26। ओके, फिर एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ का नंबर कितना होता है? तो ओ का होता है हमारा 15। ठीक है, तो हमारा कोडिंग क्या हो गया? 15, 22, 66, 26, 15। कोई है ऐसा? 15, 22, 66, 26, 15। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 15, 22, 66, 26, 15। समझ में आया दोस्तों ये कैसे बना है? ओके, हमें करना क्या था कि जो 66 है, मतलब कि जो व्यंजन दिया हुआ है उसके पहले उसके बाद में अगर कोई वॉवेल स्वर था तो उसके लिए हमें 66 लिखना था, और जो संख्याएं थी उसका अपोजिट करके उसकी नंबरिंग करनी थी, बस। ओके, चलिए अगला देखिए। करेंगे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, ओके, चलिए तो पहले हम देखते हैं कि 25 और 17 से 6 कैसे बना है। 25 और 17 का 6 से क्या संबंध है? 25 और 17 का 6 से, 25 और 17 को अगर आप ऐड करो, देखो आप, अगर हम लोग 25 और 17 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 25 और 7 32 और 10 42। अब 42 तो ठीक है, पर यहाँ पे 6 का संबंध 42 से कैसे हो सकता है क्या? हाँ, अगर यहाँ पे 6 दिया हुआ है और उसको 7 से मल्टीप्लाई हम लोग करें तो हमारा प्रोडक्ट 42 आएगा ना जी? आएगा। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, ये तो ऐसे समझ में आया। अब आप इसको देखते हैं, 38 है और 18 है, तो 38 और 8 कितना हुआ? ये 46 और 10 कितना हो गया? 56 हो गया। 56 हो गया। 56 को हम 8 से रिलेट कर सकते हैं क्या? रिलेट ही करना है ना 8 से। तो हाँ, 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 56 हो जाएगा। हाँ जी, ये रिलेट तो हुआ। चलिए ठीक है। तो उसी तरह 89 और 16 को अगर आप
ऐड करो, देखो कितना दिया है 89 और 16, तो 89 और प्लस 16 को ऐड हम लोग करते हैं तो कितना होता है 90 और 105। अब देखो आप 105 को रिलेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ उससे आप अगर हम देखते हैं 17 से किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करो तो 105 आएगा, ना आएगा। 19 से भी ना आएगा, 13 से भी ना आएगा, बचा क्या 15। 15 में अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा ना जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ऑप्शन से हमें समझ में आया, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेट ही करना था ना कि यहाँ पे होगा क्या, तो 15 साते 105। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा 15, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि अपने घर से बाहर जाने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। अच्छा, ये मान लो जी अनीता का एक ये घर है, ये अनीता का घर है। ठीक है, कह रहा है कि अनीता ने अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। अनीता जब अपने घर से बाहर आती है तो ये एक तरह की सड़क है। इस सड़क को अनीता जो है ऐसे पार करती है। ठीक है, दूसरी तरफ पर पहुंचने पर, अच्छा सड़क को पार की और दूसरी तरफ पर पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, दूसरी तरफ पे पहुंचने पर वो दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ी और सीधे गई और आगे चलती जाती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है और सीधे ऐसे चलती जाती है। कह रहे कि यदि अब वो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ है, ठीक है, तो सड़क पार करने से पहले उसका मुख जो है किस दिशा के सम्मुख में थी। तो भाई सीधी सी बात है, जब अपने घर से निकली है और अगर ऐसे निकली है तभी तो वो दक्षिण दिशा में दाहिने घूम के आई है, तो उसका मुख पहले किस घर से निकलते समय किस तरफ था, तो पूर्व की तरफ था। कैसे था पूर्व की तरफ, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझिए, ऐसे आप समझो, अगर यहाँ पे लेते, अगर उसको ऐसे निकालते हम लोग सड़क पार कराते, मान लो आप ये सड़क है पार करती और फिर वो दक्षिण दाहिने अपने मुड़ी है, कहे ना कि अपने दाहिने मुड़ी, तो दाहिने आप ऐसे मुड़ाओगे ऐसे, तो देखो क्या करा कि यदि अब वो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, नहीं तो ऐसे नीचे आइए तभी तो वो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, ऐसे ऊपर जाएगी तब तो उत्तर दिशा के सम्मुख हो जाएगी। तो ये वाला कंडीशन तो यहाँ से फेल हो गया। बचा हमारा ये वाला कंडीशन कि वो पूरब की तरफ से निकलती है और दाहिने घूमती है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ आती है, तभी तो होगा। तो कुल मिलाकर हाँ, तो उसका मुख किस तरफ था, तो पूरब दिशा की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि संध्या की केवल एक पुत्री है। संध्या है, ये है संध्या, संध्या की केवल एक पुत्री है। अच्छा, संध्या की कोई पुत्री, उसके बारे में हमें दिया नहीं गया है। संध्या की कोई एक पुत्री है। ठीक है, फीमेल है इसलिए माइनस कर दिया हमने, एक पुत्री है। कह रहे सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। सुखी की बहन रीना जो है वो संध्या की मौसी है। संध्या की मौसी, सुखी की बहन रीना जो है वो संध्या की मौसी है। संध्या की मौसी कौन है, तो संध्या की मौसी की बात करो तो संध्या की मौसी है कौन, रीना। किसकी बहन, तो सुखी की बहन, तो सुखी संध्या की माँ हो जाएगी। सुखी संध्या की माँ हो जाएगी। तभी तो कह रहा है कि सुखी की जो बहन है रीना वो संध्या की मौसी है। रीना जो है वो संध्या की मौसी है। ठीक है, सुखी की माँ ब्रूना की केवल दो परनातिन एनम और जैस्मिन है। अब कह रहे हैं कि सुखी की एक माँ है ब्रूना, कौन है, तो सुखी की माँ है ब्रूना, उनकी एक परनातिन एनम और जैस्मिन है। अच्छा, सुखी की माँ है ब्रूना, ये ब्रूना है, सुखी की माँ है ब्रूना, उसकी एक परनातिन कौन है, एनम और जैस्मिन है। अच्छा, परनातिन यानी कि उसकी बेटी की बेटी। सुखी की माँ की एक परनातिन, ये तो नातिन हुई, और उसकी बेटी तो परनातिन हो जाएगी, जैस्मिन है। रीना के दो नाता नातिन
रोहन और एनम है। अच्छा, तो इसके नाता नातिन जो हो जाएंगे, रीना के रोहन हो गया एक, और एक हो गई एनम, तो यहाँ पे जैस्मिन हो जाएगा। ठीक है, ये जैस्मिन हो गया, तो बन गया। हाँ, रीना के दोनों, हाँ ठीक है, तो बन गया। अब कह रहे कि संध्या की बेटी कौन है, तो भाई संध्या की बेटी जैस्मिन है, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये जो संख्या दी हुई है ना, आप इसे फाइंड आउट ऐसे उतारिए। 14 और Q का अर्थ क्या है, गुणा, और 16, P का अर्थ क्या है, यहाँ पे भगा है, और 4, R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है +7, S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ है माइनस और 10, बस ऐसे ही करना है। अब आप देखो, 14 है, गुणे 4 से गया 4 बार में, ये ख़त्म 4 बार में, 14 4 हो गया, +7 हो गया, और -10 हो गया। 14 चौके फिर 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा, 56 और 7 63 हो गया। 63 में से 10 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 53, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए कथनों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, अच्छा कुछ वैज्ञानिक, जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोफेसर हैं। कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक जो है कर्मचारी है, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं, एम्प्लॉय हैं, यानी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं। ठीक है, कह रहे कि सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं, सभी प्रोफेसर जो हैं वो कर्मचारी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं वो क्या हैं, कर्मचारी हैं। एक मिनट, सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं, सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, सभी वैज्ञानिक जो हैं वो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, और सभी प्रोफेसर जो हैं, जो सभी प्रोफेसर हैं वो कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं बनेगा दोस्तों, एक मिनट देखो, यहाँ ये वाला जो है ना, जो ये हमारा एम्प्लॉय है, देखिए ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, और सभी एम्प्लॉय जो हैं हमारे, जो सभी एम्प्लॉय हैं, ये साइंटिस्ट का हिस्सा हो गया, और ये जो है हमारा प्रोफेसर का हिस्सा हो गया। अब समझ लीजिए, देखिए यहाँ से बन गया कि कह रहा है कि सभी साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, ये यहाँ से हो गया इस वाले डायग्राम से। सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं, तो सभी साइंटिस्ट जो है एम्प्लॉय हो गए, और सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं, तो सभी प्रोफेसर भी कर्मचारी हो गए। यानी कि ऐसा डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। कौन सा है त्रिकोण, अच्छा जिनके पास मोटर है, जिनके पास मोटर कार है। वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, वर्ग ये हाउस वाले हैं। अच्छा ठीक है, और वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है, वृत्त ये गोल्ड वाले हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या कितनी है। जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है उनको हमें फाइंड आउट करना है। जिनके पास घर है और स्वर्ण है, घर है और स्वर्ण है, तो घर तो ये वाला हिस्सा है, ये वर्ग वाला हिस्सा घर है, और स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण वाला हिस्सा कौन सा है, तो स्वर्ण वाला हिस्सा हमारा ये वृत्त है। घर है और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, तो भाई सीधी सी बात है। अब बचा क्या, घर और स्वर्ण में कॉमन कौन है, तो आप देखो ये मोटर कार वाला हिस्सा रेड से, अगर आप नहीं, ब्लैक तो है ही ये, हाँ
ये हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसमें जो आ रहा है ये आप हटा दो। तो घर और स्वर्ण में से हिस्सा जब हटा दोगे आप तो बचेगा क्या हमारे पास? केवल भी 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कह रहा है कि 6 स्नातक विद्यार्थियों अनुदीप, यमुना, चिन्मयी, दिग्विजय, ईशा और गुना में से प्रत्येक की ऑनलाइन पीजी प्रवेश परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि कब से शुरू है? तो सोमवार से शुरू होकर ये कब तक होती है? सैटरडे तक। चलिए, इसको पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये हमारे हो गए। ठीक है, अब चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि हाँ, इनमें से किसी, हाँ चलिए यहाँ शुरू है। कह रहा है कि इनमें से किसी की भी परीक्षा चिन्मय से पहले और यमुना के बाद नहीं है। चिन्मय से पहले किसी की परीक्षा नहीं है, तो चिन्मय यहाँ हो जाएंगे क्योंकि चिन्मय से पहले किसी की परीक्षा नहीं है और यमुना के बाद भी किसी की नहीं है, तो जो यमुना है वो यमुना यहाँ पे हो गई। ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। करेगी गुना की परीक्षा अनुदीप के ठीक बाद। गुना की परीक्षा जो है, जो गुना है गुना की परीक्षा कब है? तो गुना की जो परीक्षा है अनुदीप के ठीक बाद और दिग्विजय से ठीक पहले है, यानी कि दिग्विजय से ठीक पहले। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। अब कह रहा है कि ईशा की परीक्षा मंगलवार को और अनुदीप के ठीक पहले। ईशा की परीक्षा कब है? मंगलवार को है। ईशा की परीक्षा कब है? यहाँ पे मिल गया हमें। ईशा की परीक्षा कब है? मंगलवार को। और कह रहा है कि अनुदीप के, ईशा की परीक्षा मंगलवार को है और अनुदीप के ठीक पहले है। तो अनुदीप के पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनुदीप। अनुदीप के नीचे 2 और है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे अनुदीप है तो उसके बाद गुना है और फिर यहाँ पे कौन से है? दिग्विजय है। अनुदीप, अब फिर यहाँ पे हो गया हमारा गुना हो गया और दिग्विजय दिग्गी हो गया ये, और बचा हमारा यमुना हो ही गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है? तो अगर शुक्रवार की बात करें तो दिग्गी राजा की परीक्षा है, यानी कि दिग्विजय की परीक्षा, ऑप्शन नंबर है। अब देखिए कितना आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो करेक्ट दिया हुआ है कि हाँ इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे जो अगर फिट करता है, जैसे मंगलवार सोमवार को दिया हुआ था चाइना नहीं क्या कहलाता है, क्या था? चिन्मयी, और सैटरडे को यमुना, और ईशा का दिया हुआ था मंगलवार, ये तो फिट बैठते थे। लेकिन अनुदीप, गुना और दिग्विजय के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी तो हमें बैठाना था। जब इन तीनों को हमने चिन्मयी, ईशा और यमुना को बैठा लिया ना, ये तीनों देखिए अनुदीप, गुना और दिग्गी बैठ गए यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी आलू, जितने भी आलू हैं, जो सभी आलू हैं वो क्या हैं? टमाटर हैं। जितने भी आलू हैं वो टमाटर हैं। ठीक है, सभी आलू टमाटर हैं। सभी टमाटर जो हैं वो बैंगन है। सभी टमाटर क्या हैं? सभी टमाटर बैंगन है। और सभी बैंगन, ओहो, सभी बैंगन क्या हैं? सभी बैंगन जो हैं वो प्याज हैं। ओके जी, ठीक है। चलिए ये डायग्राम बन गया हमारा। कह रहे हैं कि कुछ प्याज आलू है, कुछ प्याज जो आलू है सीधे जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कुछ वाला ही फॉर्मूला लगता है, ये ठीक है। सभी टमाटर आलू हैं, सभी टमाटर आलू है। फिर हमने कहा कि टमाटर आलू जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो सिर्फ कुछ वाला लगता है, सभी नहीं लगेगा, ये गलत है। करें कि कोई टमाटर आलू नहीं है, कोई भी टमाटर जो है वो आलू नहीं, ये गलत है भाई। कुछ टमाटर आलू है ही। ठीक है, चलिए तो यानी कि कुल मिलाकर तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ऑप्शन निष्कर्ष 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मानसून कथन है और उससे के जो तर्क है
वो तर्क कौन से सही है, 2 तर्क दिए गए हैं कथन के अनुसार, उसको हमको देखना है कि कौन से तर्क सही है। कह रहा है कि मानसून का मौसम मुंबई के लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है, ये कथन दिया हुआ है। अब देखिए इससे तर्क क्या निकलते हैं। मानसून के दौरान मुंबई में जल जमाव एक आम समस्या है, ठीक है। कथन था कि मानसून का मौसम मुंबई के लोगों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। तर्क क्या है कि मानसून के दौरान मुंबई में जल जमाव एक आम समस्या है। दूसरा तर्क क्या है कि आमतौर पर लोग मुंबई में मानसून के मौसम का लुत्फ जो है वो उठाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप बात करो, देखिए जब मुंबई में या कहीं भी जब मानसून का सीजन आता है ना, तो जल जमाव आम समस्या है ही, और मुंबई के लोग और कहीं के भी लोग मौसम का लुत्फ जो है उठाते हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों जो है वो कथन का समर्थन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, पासे का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां जो है वो चित्र में प्रदर्शित की गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत आएगा। अच्छा, जो F के विपरीत आएगा उसका हमें चयन करना है, ठीक है। कैसे करना है समझिए। अब देखिए F जहाँ उसको ढूंढिए तो F इस वाले हिस्से में पहले में है, और देखिए F जब पहले में है तो F पहले में है। अच्छा ठीक है, F पहले में है तो एक हमने पहला लिया, और दूसरा अगर आप देखो तो पहला ले लीजिए, क्योंकि हमें किसके, हाँ F यहाँ पे है, हाँ ठीक। पहले और तीसरे से हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर पहले और तीसरे से चेक करते हैं तो A और A कॉमन है दोनों में। पहले एक बात आप समझिए, पहले आप देखो पहले और दूसरे में कहीं F है नहीं है, ख़त्म है। पहले और तीसरे में F है, हाँ जी तीसरे में F है, ये वाला यहाँ से ख़त्म हुआ। हम पहले और तीसरा लेकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम चेक क्या करेंगे, पहले कॉमन देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन A है, A का काम ख़त्म यहाँ से। अब एक एक क्लॉकवाइज चलाइए तो एक एक क्लॉकवाइज जाता है C, और फिर यहाँ से एक एक क्लॉकवाइज चलाइए तो एक एक क्लॉकवाइज जाता है हमारा F, ठीक है। C आता है और यहाँ पे F। तो हमसे पूछा क्या है कि F के विपरीत फलक पर क्या होगी, तो C होगी। पहले ही बार में मिल गया। समझिए कैसे, दोनों में कॉमन था A हमारा ख़त्म। जब A ख़त्म हो गया यहाँ से तो A से क्लॉकवाइज चलते हैं तो C, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं F, यानी कि F के विपरीत क्या है, C है। वाटर इमेज है और पूछ रहा है कि इसका जो इमेज है इसका वाटर इमेज कैसे बनेगा। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने, यानी कि वाटर इमेज जो है, अच्छा दर्पण छवि, वाटर इमेज नहीं है, दर्पण छवि है, तो इसका दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक बात समझो ना, आप दर्पण में जब भी आप किसी चीज़ का फिगर बनाओगे ना तो सीधे उसका उल्टा बनेगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इससे जो ये नीचे दोनों हाथ किए हुए हैं, इन हाथ को ऊपर उठाओ, आप इन हाथों को ऊपर उठाओ, और जो ब्लैक वाला नीचे है ना, इस ब्लैक वाले को आधा ऐसे कर दो, यानी कि ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अब देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात समझो, आप जब इस तरह के त्रिभुज दिए हुए हैं ऐसे, और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 1 2 3 4 जो गैप है उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा आंसर होता है। तो ऐसे 2 त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला है, देखो आप एक ये वाला है ना, और दूसरे की बात करो तो दूसरा देखो आप ये वाला है। 2 तरह के त्रिभुज हैं। अब देखो, अब जो ये वाला है इसमें ऐसा हिस्सा है, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से रेड वाले से कितने बन गए, 8। और जो ब्लू वाले हैं इसमें भी ये वाला हिस्सा जो ऐसे है, यहाँ भी 1 2 3 और 4, यहाँ से भी ब्लू वाले से बन गए 8, बन गया ना। 4 है तो 4 × 2 यहाँ से हो गया, और जब 8 था तो यहाँ भी रेड वाले में 4 था, तो 4 × 2 हो गया 8, यानी कि 8 और 8 कितने हो गए, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है हमसे प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। अच्छा, ये जो प्रश्न आकृति में 3 आकार दिए गए ना हमें, इसको सम्मिलित करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर आप इसको एलिमिनेट करो, ये वाला तो ना बनेगा। कैसे बनेगा जी, क्योंकि 3 आकृति दी हुई है, केवल एक वाली ये वाली है इसमें, ये तो ना बनेगा। अगर दूसरे की आप बात करो तो दूसरे में अगर हम सी वाले की बात करें, डी वाला तो ख़त्म हो गया, सी वाले की अगर हम बात करते हैं तो सी वाले में देखो जो ये वाली आकृति दी हुई है, ये पाषाण काल युग वाले पत्थर की तरह ये वाली है, इसमें ना है, ये भी ख़त्म हो गया। बी वाले में तो वैसे भी ना दिख रहा, बचा हमारा ए वाला, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 डॉक्टर हैं, KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर। अच्छा है, 1 2 3 4 5 और 6 सभी का मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है। N और L के बीच में केवल O बैठा है। कह रहा है कि N और L के बीच में केवल O बैठा है, L और K के बीच में केवल P बैठा है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि K M के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठा है। K कहाँ बैठा है, तो M के दाएं 5वें। अगर M यहाँ पे तो उसके दाएं 5वें 1 2 3 4 5, तो M के दाएं 5वें कौन बैठा है, K बैठा है। यहाँ से हमें यहाँ पे करेक्ट मिला था, इसलिए हमने इसे ले लिया। हम पहले वो उठाते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता हो। तो M का पोजीशन पता है कि M के दाहिने, यानी M यहाँ बैठेगा, इसके दाहिने K यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ऊपर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सभी का, हाँ N और L के बीच O बैठा, हाँ फिर देख लीजिए ये वाला यहाँ से मिलेगा कि L और K के बीच में केवल P बैठा है। तो L और K के बीच में कौन बैठा है, P बैठा है, ये वाला भी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि N और L के बीच में O बैठा है, N और L के बीच में O बैठा है, बन गया ये कौन सा भारी है। तो हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमें कि M के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। M के दाईं ओर ठीक बगल की बात करो तो M के दाएं ओर ठीक बगल में N बैठा है, क्योंकि इसके बाएं तो कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, N। अच्छा खत्म। दोस्तों देखिए, जो 26 नंबर का सेट है हमने सॉल्व किया, उसका सेशन यहाँ पे एंड हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, शेयर करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको समझ में आए। और दोस्तों देखिए, डेली जो है वीडियो 1 बजे 1 PM पे दोपहर में अपलोड किया जाता है। ओके, तो उस समय आप लोग मौजूद रहिए और थोड़ा सा प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि जो एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल है यहाँ पे आपको दिया जाता है। ओके ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका थैंक यू।